जरूर मुंबई इंडियंस वो एक लौती ऐसी टीम थी जो इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई थी, क्योंकि चेन्नई किसी और टीम को हरा नहीं पाई। पर दिल्ली कैपिटल्स इस पूरे सीजन किसी भी टीम से अब तक हारी नहीं थी, और मुंबई इंडियंस ही वो पहली ऐसी टीम है जिसने अब दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन में हरा कर दिखा दिया। दिल्ली और मुंबई का जो ये गेम दिल्ली में खेला गया, ये जरूर आने वाले टाइम्स में अपनी कमबैक्स के लिए याद किया जाएगा। जहां मुंबई इंडियंस ने गेम जीता, गेम में कमबैक किया, ये सब याद रखेंगे। मगर उससे पहले ये गेम करुण नायर की 3 साल बाद आईपीएल में कमबैक के लिए याद किया जाएगा। क्या मांगा था करुण नायर ने इतने साल पहले? क्रिकेट से सिर्फ एक और मौका ही तो मांगा था, वो भी तब जब वो ऑलरेडी भारतीय टीम के लिए एक टेस्ट मैच में 300 रन बना चुके थे, मगर उसके बाद भी अपनी टीम में जगह पक्की नहीं कर पाए। और उसके बाद से डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी हो, विजय हजारे ट्रॉफी हो, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, हर जगह उन्होंने अपनी कर्नाटका की टीम के लिए रन बनाए। और उसके बाद जब उनका नाम आईपीएल में आया, दिल्ली कैपिटल्स ने उनको पिक किया, ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि उनको एक गेम मिलेगा, ये बहुत ही दूर की बात थी। क्योंकि इस टीम में अगर आपके लिए जेएफएम ओपन कर रहे हैं, फैफ डू प्लेसी हैं, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, अभिषेक पुरेल है, केएल राहुल है, आशुतोष शर्मा है, तो इस कॉम्बिनेशन में आपकी जगह बनाना जरूर मुश्किल होगा। मगर मिला करुण नायर को 3 नंबर पे बैटिंग करने का मौका, और करुण नायर ने 3 साल बाद एक आईपीएल गेम में 89 रन्स करे, दिल्ली को पूरे टाइम, पूरे गेम में हमेशा आगे रखा। सबसे बड़ी बात की आपने जसप्रीत बुमराह को डोमिनेट किया। करुण नायर ने जसप्रीत बुमराह को फेस करते हुए इस गेम में 9 गेंदें खेली थी और उस पे 26 रन लगाए। 2020 से शायद जसप्रीत बुमराह को किसी ने एक ओवर में 2 छक्के नहीं मारे, शायद आज तक नहीं मारे। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मगर करुण नायर ने आज इस गेम में जसप्रीत बुमराह को एक ओवर में 2 6 लगाकर दिखाए। ऐसे डोमिनेट किया कि अगर आप सामने वाली टीम के बेस्ट बॉलर को इतने रन एक ओवर में लगा रहे हो, तो इसका मतलब आप सामने वाली टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या के पास कुछ और रिसोर्सेज बचे नहीं है। आपने अपना बेस्ट वेपन भी करुण नायर के ऊपर फेंक के देख लिया, इस्तेमाल करके देख लिया, मगर करुण नायर अनब्रेकेबल थे। पर अब अगर करुण नायर दिल्ली के लिए एक तरफा इस गेम को बना रहे थे, तो यहीं पर वो जो क्लासिक और पुरानी मुंबई इंडियंस को हम जानते हैं, 11 खिलाड़ी वर्सेस 2 दूसरी टीम के जो बैटर्स वहां फील्ड पे खेल रहे हैं, जब ये सारी मुंबई इंडियंस की टीम वो 2 खिलाड़ियों के ऊपर चढ़ जाती है और इतना प्रेशर क्रिएट कर देती है कि अब हम इस टारगेट को किसी भी तरह डिफेंड करके दिखाएंगे, तुम कुछ भी कर लो। अभिषेक पुरेल की विकेट मिली, वहां से मिच सेंटनर ने करुण नायर को बोल्ड किया, तो मुंबई इंडियंस ने वापस बिलीव करना शुरू किया। और वो ये बात समझते थे कि इस टारगेट को हम बाय बॉल्स और रन बचाकर नहीं जीत सकते, हमें दिल्ली के बैटर्स को आउट करना पड़ेगा। और एक बार जब कहीं ना कहीं वो रन्स बचाने शुरू हो गए थे, बीच में वो ऑड डॉट बॉल्स आनी शुरू हो गई थी, जबकि मिचेल सैंटनर जब विपराज निगम को भी बॉलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। एक 6 लगाया, एक 4 लगाया, 3 ओवर में भले ही आपको 13 रन की रिक्वायर्ड रेट थी, बट एक बार 6-4 आ गया तो आप वापस इन कंट्रोल आ गए थे उस चेस के। मगर वहां पर भी मिचेल सैंटनर ने अपना दिमाग लगाया, विपराज निगम के ईगो के साथ खेला, बॉल को और ज्यादा एयर दी, वाइड बॉल फेंक दी, उनको आउट किया। और कहीं ना कहीं यहीं से दिल्ली ने वापस क्रम्बल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुंबई ने ये मेक श्योर किया कि आप सामने वाली टीम के बैटर्स को आउट करके उस डगआउट में पैनिक जगाओ कि कोई भी नया बैटर आए तो वो ये सोचे कि कहां अभी तक हम इस चेज में आ गए थे, अब एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। और ऐसे ही होता है ऐसे चेजेस में, क्योंकि बैटर्स बहुत देर तक डगआउट में बैठे हुए थे और एक तरफा करुण नायर का शो देख रहे थे। करुण नायर तो रिक्वायर्ड रेट को 8 के आसपास ले आए थे और दिल्ली को बिल्कुल गेम जितवा ही चुके थे। बट एक बार जब वो बैटर्स इतनी देर डगआउट में बैठे रहे, तो एकदम से अंदर जाकर चीजों को एनालाइज करना और ये समझना कि चल क्या रहा है, वो बहुत मुश्किल होता है। और मुंबई ने इसी चीज का फायदा उठाया, दिल्ली के बैटर्स को कंफ्यूजन में डाला, और आखिर में तो वो 3 रनआउट इस बात का सबूत थे कि दिल्ली के बैटर्स को एक्चुअली समझ नहीं आया कि अब इस चेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना कैसे है। ये इंपैक्ट प्लेयर का रूल भी इतना निराला है कि एक टीम के फॉर्च्यून्स एक गेम के बीच में ही ऐसे ऊपर नीचे कर देता है कि गेम का रिजल्ट बिल्कुल बदल जाता है। मुंबई इंडियंस ने कितना लेट करण शर्मा को अंदर इंपैक्ट किया, और कुछ सोच के ही किया, और करण शर्मा ने आगे भी डिसअपॉइंट नहीं किया। अब तक मुंबई के लिए इस सीजन एक भी गेम नहीं खेला था, बट उस पॉइंट पर जो भी आपकी टैक्टिकल डिसीजंस थे, जो भी आपकी सोच थी, वो बिल्कुल काम आई, क्योंकि करण शर्मा ने आप दिल्ली की सबसे बड़ी विकेटें निकाल कर दी। आपने केएल राहुल को आउट किया, आपने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट किया, और वो भी तब आउट किया जिस पॉइंट पर केएल राहुल पिछला गेम दिल्ली को 1 साइडेड आरसीबी के अगेंस्ट जिता चुके थे। ट्रिस्टन स्टब्स उनके सपोर्टिंग पार्टनर थे। ट्रिस्टन स्टब्स पुराने गेम में भी दिल्ली के बैटर्स के लिए एक सपोर्टिंग रोल निभा के, ऑड बाउंड्रीज मार के गेम में वो बहुत सटल रोल प्ले कर रहे थे। और करण शर्मा ने भले ही अपने 4 ओवर में 36 रन कंसीड कर लिए, बट इतने छोटे ग्राउंड में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है अगर आप सामने वाली टीम के 3 बैटर्स आउट करके अपनी टीम को एक हारी हुई पोजीशन से गेम जिता कर दिखा दो। मुंबई इंडियंस अब अपने 4 पॉइंट्स के साथ टेबल पे ऑलरेडी 6 पे आ चुकी है, और आपके नीचे जो टीमें हैं वो भी अगर 4 पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल राजस्थान रॉयल्स है, तो वो आपसे नीचे इसलिए
हैं, क्योंकि वो जो गेम्स हारे हैं वो इतने वन साइडेड तरीके से हारे हैं कि उन गेम्स में फाइट दिखाई नहीं दी। मुंबई का एडवांटेज ये था कि जो गेम्स वो हारे भी तो एटलीस्ट एक अच्छी फाइट के साथ बहुत डीप लेके जाकर हारे, बट राजस्थान रॉयल्स जब हार रही है तो ऐसे हार रही है कि सामने वाली टीम तो किसी डिफरेंट पिच पे बैटिंग कर रही है और आप किसी डिफरेंट ही पिच पे खेल रहे हैं। दिन के गेम में ही अगर आपने बोर्ड पे 173 रन लगाए आरसीबी के अगेंस्ट, तो आपने बहुत स्ट्रगल करके लगाए और वो दिख भी रहा था, क्योंकि पावर प्ले के बाद आपके बैटिंग करते हुए सिर्फ बोर्ड पे 45 रन थे, जहां यशस्वी जायसवाल रन बना रहे थे पर आपके कप्तान संजू सैमसन ना जाने क्या कर रहे थे। पावर प्ले में उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया नहीं, पावर प्ले खत्म होते ही अगली 5 बॉलों में वो आउट हो गए। स्ट्राइक रेट उनकी सिर्फ 78 की है, बट वो ये रियलाइज नहीं करते कि अब आप जब पावर प्ले पूरा वेस्ट करने के बाद आउट भी हो गए हो, तो आपके जो नए बैटर्स, वो भी जो यंगस्टर्स ही हैं, रियान पराग हो, बाद में नीतीश राणा तो बहुत ही लेट आए थे, पूरे गेम में एक ही बॉल खेली, बट अगर वो रियान पराग हो, ध्रुव जुरैल हो, हेटमायर हो, तो उनके पास अब जब भी वो बैटिंग करने आएंगे, सेटल करने होने का और अपना टाइम लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो आके अटैक ही करना पड़ेगा। और आरसीबी का बॉलिंग अटैक इस बार कोई पुराने सालों जैसा थोड़ी है, इस बार तो आरसीबी का बॉलिंग अटैक वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स है इस पूरे आईपीएल में। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप तो पहले अपना टाइम लेके बिना कोई रन बनाए आउट हो जाओ, उसके बाद जो यंगस्टर्स आपके रियान पराग अगर फॉर एग्जांपल नंबर 3 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, वो भी पावर प्ले के बाद, जब आते ही बाउंड्रीज मारना आसान नहीं होता, तो आप चाहते हो वो आए भी, अपना टाइम भी ना ले और बाउंड्रीज भी मार के दिखा दे। एक T20 गेम में असल इंपैक्ट रन होते क्या है वो आपको अब अगली इनिंग में फिलिप सॉल्ट ने बना के दिखाए ना। उनके 65 तो आपके यशस्वी जायसवाल से 10 रन कम ही थे, मगर फर्क यह था कि फिलिप सॉल्ट ने अपने 65 रन 200 के स्ट्राइक रेट से करे। एक लौती ऐसी इनिंग थी जो इस पूरे गेम का डिफरेंस थी, क्योंकि उनका तो पावर प्ले के बाद का स्कोर 65 का था, और एक बार जब पावर प्ले में इतने रन आ गए, आपने विकेट एक भी नहीं खोई हुई, तो ये गेम तो आपके लिए ऑलरेडी खत्म हो ही चुका है, सामने वाली टीम आपके हाथ से ऑलरेडी लेके जा चुकी है। और एक बार जब पावर प्ले के बाद फिलिप सॉल्ट इतनी तेज खेलने के बाद खुद भी बाहर चले गए, तो उसका फर्क यह पड़ता है कि देवदत्त पाटिकल अब जब खेलने आए तो वो अपना टाइम ले पाए। पाटिकल के तो अपनी पहली 15 बॉलों के बाद सिर्फ 16 रन थे, और तब भी आरसीबी के लिए रिक्वायर्ड रन रेट 6 से भी कम की थी। अगर उस टाइम अब सीनियर बैटर विराट कोहली है, तो वो भी अपना टाइम ले पाए, अपनी इनिंग्स को आराम से बिल्ड कर पाए, और अपनी T20 करियर की 100th हाफ सेंचुरी को भी 39 बॉल्स में कंप्लीट कर पाए, और गेम को फिनिश करके अपनी टीम को गेम जिता पाए। एक बार जब देवदत्त पाटिकल हो या विराट कोहली हो, उनको रियलाइज हो गया कि अब यहां पर हम आउट हो भी जाएं बड़े हिट लगाने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा बॉलों पे इतने कम रन चाहिए कि कोई भी आके बना देगा। तो उन्होंने अब अपनी नेट रन रेट को बूस्ट करने के लिए दोनों एंड से एग्रेसिव अप्रोच अपनाई और गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करके दिखा दिया। ये संडे डबल हेडर से अगर कुछ टेक अवेज लेनी हो तो वो बहुत सिंपल है। दिल्ली कैपिटल्स ये गेम हार गई, मगर करुण नायर आपके लिए सबसे बड़े पॉजिटिव है आने वाले गेम्स में आने के लिए। खिलाते रहो उन्हें नंबर 3 पे, और वो रन्स का पहाड़ जरूर खड़ा करके दिखा देंगे, क्योंकि उनके अंदर वो हंगर है भाई रन बनाने का। अगर 3 साल बाद उनको इस आईपीएल के प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका मिला है, तो वो उसका पूरा यूज करके दिखाएंगे। और इतनी सारी कोई बातें नहीं है, इस तरीके से कोई भी टीम पैनिक करके यहां से गेम हार सकती है, और ऐसा होता है। आप 4 गेम जीते भी थे, तो एक गेम अगर हार गए तो यहां से कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपको, तो बल्कि हारने के बाद भी इतने बड़े पॉजिटिव इस गेम से भी मिल गए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस यहां से अब जीतना शुरू अगर कर रही है, तो ये बाकी टीम्स के लिए भी थोड़ी खतरे की बात है, क्योंकि इस टीम में कमी तो कभी भी कोई नहीं थी। ये टीम अगर जीत सकती थी तो अपने इसी कॉम्बिनेशन के साथ जीत सकती थी, और इस गेम में उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि इनके एक खिलाड़ी अगर एकजुट होकर खेले तो वो किसी भी गेम को कहीं से भी पुल ऑफ करके अपनी टीम को जिता सकते हैं। वहीं दोपहर के गेम से अगर कोई टेक अवे हो तो वो यही है कि आरसीबी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भले ही इस सीजन में बाकी टीम्स के कंपेयर्ड वो सबसे बैलेंस साइड ना भी हो, ये सबके अपने ओपिनियंस है, बट पिछले कुछ सालों से आरसीबी की तो ये सबसे बैलेंस साइड है, जो बॉलिंग बैटिंग सब कुछ इस तरीके से कर रही है कि जहां भी खेलने जा रही है दूसरी टीमों के घर पे उन्हें डोमिनेट कर रही है, क्योंकि एटलीस्ट वहां जाके टॉस तो जीत रही है। अपने घर पे तो ना टॉस जीत रही है ना गेम जीत रही है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के साथ पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इस सीजन के अंदर तो आप रिजॉल्व करके गेम्स नहीं जीत सकते। प्लेऑफ्स की रेस आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि यहां सिर्फ प्रॉब्लम माइंडसेट की नहीं है, प्लेयर्स की फॉर्म की भी है। प्लेयर्स जिस तरीके से टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रहे वो है। कप्तान अक्षर पटेल से जब गेम हारने के बाद पूछा कि ये गेम आपके हाथ से कहां चला गया, तो उन्होंने तो कहा कि मुंबई के हाथ में चला गया। तो आपको अगर पता होगी किस पॉइंट पे दिल्ली ने इस गेम को अपने हाथ से जाने दिया मुंबई के पास, तो ये नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।